कौसल्या की दो बहुरानियां होती है। बड़ी बहुरानी अनु और छोटी बहुरानी रूपल। अनु बांझ होती है, जिस कारण कौसल्या उसे नापसंद करती है। एक रोज, चलो रूपल बहू, आज हमें मंदिर जाना है और उसके बाद मार्केट में जाकर खरीदारी भी करनी है। माँ जी, रूपल को तो अपनी सहेली के साथ जाना है ना, तो क्यों ना मैं ही आपके साथ चलूं। वैसे भी मैं घर के बाहर कम ही निकलती हूँ और बहुत दिनों से मैं कहीं गई भी नहीं हूँ। पगला गई है क्या? चुपचाप घर पर बैठ। बड़ी आई मेरे साथ बाहर चलने वाली। तू कहीं भी ले जाने के लायक नहीं है, क्योंकि तू मनहूस है। मुझे दादी बनने का सुख भी नहीं दे सकती तू। नालायक कहीं की। तू जैसी बहू को अपने साथ कहाँ पर ले जाऊं मैं? जाने दीजिए ना माँ जी। अरे क्या जाने दो रूपल बहू, इसके कारण ही हमारे घर का वारिस नहीं आ पाया है अभी तक। ना जाने वह कौन सा घटिया दिन था जब इसके साथ हमने हमारे गौतम का रिश्ता पक्का किया था। अब जाने दीजिए ना माँ जी, आप चलिए, हम निकलते हैं। मैं अपनी सहेली के पास फिर कभी चली जाऊंगी। चलिए माँ जी। फिर रूपल कौसल्या को वहां से लेकर जाती है और बेचारी अनु अकेले में बहुत रोती है। उसे कौसल्या यूं ही हर रोज ऐसे ही ताने कसती रहती है। एक दिन अनु का जन्मदिन होता है। तभी घर में गौतम के अलावा उसे और कोई भी विश नहीं करता, जिस कारण वो बहुत दुखी होती है। अरे कल मुही करम जली, सब्जी जल रही है और तुझे उसकी बू भी नहीं आ रही। नाक बंद है क्या तेरी? क्या हो गया है तुझे? वैसे तो तू है ही पनौती, लेकिन ये रोनी जैसी सूरत क्यों बना के रखी है तूने? माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए सब्जी के जलने पर भी मेरा ध्यान नहीं गया। अरे चुड़ैलों की चुड़ैल, तुझे क्या बीस करना, जब तू ही हमारी बीस पूरी ना कर पाई। अगर मुझे याद भी रहता कि आज तेरा जन्मदिन है, तो उसके बावजूद भी मैं तुझे बीस नहीं करती, क्योंकि तू मेरे और बाकी सबके मन से उतर चुकी है। अब जो भी है, सारी उम्मीदें सिर्फ छोटी बहुरानी रूपल से है। अब ये फालतू का रोना बंद कर और काम पर ध्यान दे। कौसल्या की इन कड़वी बातों को सुनकर अनु को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वहां पर उसका पति गौतम आता है और वो अनु से कहता है, उदास मत हो अनु, मैं हूं ना। माया बाकी घर वालों से क्या लेना देना है तुम्हें? जैसे मेरी खुशी तुमसे जुड़ी है, वैसे ही तुम्हारी खुशी भी मुझसे जुड़ी होनी चाहिए। मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। थैंक यू सो मच गौतम, मुझे इतना प्यार करने के लिए और हर बार मुझे इतना समझाने के लिए। गौतम अनु को अपने गले से लगा लेता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रूपल थोड़ा सा ही काम करके कौसल्या के दिल में अपनी जगह बना लेती है। वही अनु ढेर सारा काम करने के बाद भी कौसल्या को खटकती ही रहती है। कुछ महीनों बाद रूपल गर्भवती हो जाती है और यह खुश खबर सुनकर कौसल्या तो खुशी के मारे झूमने लगती है। अरे वाह रूपल बहू, तू नहीं जानती तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। इस खुशखबरी को सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस गए थे। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ। रूपल, मैं बहुत खुश हूँ यार, हम फाइनली मॉम डैड बनने वाले हैं। हाँ नीरव, मैं भी बहुत खुश हूँ। बधाई हो रूपल और देवर जी। बधाई हो तुम दोनों को। थैंक यू। देख रूपल बहू, अब तो इस बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और ना ही कोई काम धाम करेगी। तू इस घर को वारिस देने वाली है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी कमी हो तेरी सेवा में। तुझे हर प्रकार का सुख मिलना चाहिए, तभी तो मेरा आने वाला पोता या पोती चुस्त और दुरुस्त आएगा। लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सब गया तेल लेने। अब बस तुझे अपनी सेहत
और अपने कोख में पल रहे बच्चे पर ध्यान देना है रूपल, समझी कि नहीं? घर के काम तो अनु बहू कर लेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। अब कौशल्या रूपल की खुद से भी ज्यादा देखरेख करने लगती है। वही रूपल की प्रेगनेंसी के कारण अब काम का सारा बोझ अनु पर आ जाता है। रूपल को अपनी सास से मिल रहे प्यार के कारण वो उसका गलत फायदा उठाने लगती है। एक दिन जब अनु रूपल के कमरे में साफ सफाई करने आती है, तभी अरे भाभी, ये क्या है? आप क्या अंधी हो गई हो क्या? ये देखिए, यहाँ पर कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर ठीक से सफाई कीजिए। रूपल, मैंने इसे ठीक से ही साफ किया है, यहाँ तुम्हें कचरा कहाँ से नजर आ रहा है? अनु भाभी, मुझे क्या आपने बेवकूफ समझ के रखा है क्या? एक बार मैंने कहा ना आपसे, साफ कीजिए मतलब साफ कीजिए, मुझसे बहस मत कीजिए। और हाँ, इसके बाद मेरी बेडशीट भी बदल देना। देखो रूपल, बेडशीट तो तुम भी बदल सकती हो ना, अब ये काम भी मैं ही करूँ क्या? हाँ तो आपको कोई दिक्कत है क्या काम करने में? अगर ऐसी बात है तो बता दीजिए, मैं माँ जी तक ये खबर पहुंचा दूंगी कि आपको मेरे छोटे मोटे काम करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। नहीं रूपल, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कह रही थी कि बेडशीट तो तुम भी बदल सकती हो। अगर तुम दिन रात रेस्ट करती रहे तो तुम्हारी ही सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। थोड़ा शरीर को हिलने डुलने की भी जरूरत होती है। देखिए भाभी, आपको मेरी डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही एक ज्ञान की मोती बटोरने की। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी और मेरे बच्चे की सेहत के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको कुछ नहीं पता क्योंकि आप कभी माँ नहीं बन सकती। अब चुपचाप अपना काम करो, वरना माँ जी से आपकी अच्छे से शिकायत करूंगी मैं। रूपल अनु को कौशल्या का खौफ दिखाती है और उससे वो उसके सारे काम कराती है। वही अनु भी रूपल की बदतमीजी पर अपनी सास के डर के कारण कुछ भी बोल नहीं पाती। अब ऐसे ही पूरे 9 महीने रूपल के मजे ही मजे होते हैं। सास और जेठानी दोनों उसकी खूब सेवा करती है। फिर 9 महीनों बाद रूपल एक बेटे को जन्म देती है और कौशल्या की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। मेरा लाडला, मेरा शेर आ गया। अब मैं इसे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगी। मेरा पोता। बच्चा होने के बाद में कौशल्या ही बच्चे को संभाला करती है और अनु घर के सारे काम किया करती है। माँ जी, देखिए ना, मुन्ना कब से रोए जा रहा है और ये दूध भी नहीं पी रहा। ये अपनी दादी की गोदी में ही जाकर शांति से बैठता है। इसे तो आप ही संभालिए। ये लीजिए। मेरा पोता तो बहुत ही शरारती है, नटखट कहीं का। आजा आजा अपनी दादी के पास, मेरा राजा बेटा। तभी वहां पर अनु आती है। अच्छा रूपल, सब्जी काटने में मेरी मदद कर दो ना, मेरे हाथ में हल्की सी चोट आई है। नहीं भाभी, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी बाहर जाना है। मुन्ना के डायपर्स खत्म हो गए हैं ना, इसीलिए। और वैसे भी अब मैं घर के कामों पर ध्यान दूं या फिर अपने मुन्ने पर, मैं भी किसे बता रही हूँ। आप थोड़ी ना एक माँ हो, इसीलिए आप ये सब कैसे समझ पाओगी। लेकिन रूपल, मुन्ना तो आधे से ज्यादा टाइम माँ जी के पास ही रहता है और उस टाइम में तुम घर के कामों में हाथ बटा सकती हो मेरा। अब तो मुन्ना भी आ चुका है। जब तुम गर्भवती थी तब की बात कुछ और थी, लेकिन अब तुम्हें काम करने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए भाभी, आप प्लीज मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती मत करो। अगर मेरी सेहत अच्छी रहेगी तभी तो मेरे बच्चे की भी सेहत अच्छी रहेगी। माफ करना भाभी,
लेकिन अभी मैं थोड़े महीने तक कोई काम नहीं करने वाली। अब मेरा दिमाग मत खाओ और मुझे जाने दो। रूपल को तो बस बहाना ही मिल गया था। वो अब ऐसे ही मुन्ना को कौशल्या के पास और घर के सारे कामों को अनु पर छोड़कर बाहर घूमने फिरने जाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कौशल्या मुन्ना को लेकर बाहर गई होती है। रूपल, आज मुझे थोड़ा सा बुखार आया है, क्या तुम शाम का खाना बना दोगी? वैसे भी आज तुम फ्री ही हो ना? माजी और मुन्ना दोनों भी बाहर गए हैं। हाँ तो मैं आज आराम करना चाहती हूँ भाभी, आप ही बना दो खाना और मेरे सामने ये फालतू के नखरे मत करो। तभी वहां पर अनु का पति गौतम आता है। रूपल, ये क्या तरीका है? अनु तुम्हारी जेठानी है। जब से तुम प्रेग्नेंट थी तब से अनु ही घर के सारे काम करती आ रही है। रसोई में कदम रखे हुए तुम्हें तो जमाना ही हो गया है। जाओ, जाकर आज का खाना बनाओ। देखिए गौतम भैया, मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली और मेरे साथ ये आवाज ऊंची करके बात मत कीजिए। मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। हाँ तो अनु भी किसी की नौकरानी नहीं है। रुको, आने दो माँ जी को, फिर आप दोनों के बारे में मैं उन्हें बताऊंगी कि कैसे माँ जी और नीरव की गैर मौजूदगी में आप दोनों मुझ पर टॉर्चर किए जा रहे हो। देखो रूपल, तुम हर बार माँ जी का नाम लेकर मुझे धमकाया मत करो। अरे कितनी बुरी हो तुम और कितना नीचे गिरोगी। तुम तो बस उनके प्यार और उनके अपनेपन का गलत फायदा उठाती हो और कुछ नहीं आता तुम्हें। अरे तुम तो एक माँ होने का धर्म भी नहीं निभा रही और ना ही एक बहू होने का। बस हम सबका फायदा उठा रही हो। हाँ तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाभी? हाँ उठाती हूँ मैं माँ जी के लाड और प्यार का फायदा। उठाओ भी क्यों ना, उन्हें पोता जो दिया है मैंने, उतना तो मेरा हक बनता है। तभी दरवाजे पर 2 मिनट पहले आई हुई कौशल्या उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो गुस्से से चिल्ला पड़ती है। बंद करो अपनी बकवास रूपल बहू। अपनी सास को दरवाजे पर देखकर रूपल बहुत डर जाती है। माँ जी, आप कब टपकी? मेरा मतलब आप कब आई? फिर कौशल्या मुन्ना को एक कमरे में रख कर आती है और वापस आकर रूपल को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे नालायक बेशरम लड़की, तुझे मेरे प्यार और स्नेह का गलत फायदा उठाते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? और ये क्या, मेरे बेटे और मेरी बहू से तो इस तरह से बात करती है? मेरे सामने तो तू इनके साथ बड़े प्यार से बात करती है, लेकिन मेरे पीठ पीछे तू इन्हें धमकाती रहती है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस। अरे चुप, मुझे तेरे घटिया मुंह से और कुछ भी नहीं सुनना है। तू कितनी बड़ी चालाक और दोगली है ये मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। अरे सारी गलती मेरी ही है जो मैंने तुझे इतना सर पर चढ़ा कर रखा, कोई काम करने को नहीं कहा। इसी का फायदा उठाया है तूने। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कीजिए माँ जी। अरे तुझे तो कोई माफी नहीं मिलने वाली, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, और वो भी अनु बहू से। हाँ बहू, मैं हमेशा बस बच्चा बच्चा ही करती रही और इन सब में मैंने कभी देखा ही नहीं कि तू किस प्रकार से मेरे बेटे और मेरे परिवार का ख्याल रखती आ रही है। मैंने तो बस तेरी कमियां ही देखी है, लेकिन तेरा त्याग और तेरी तकलीफ तो मैंने कभी देखी ही नहीं। अरे नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए और जाने दीजिए अब इस बात को। नहीं अनु बहू, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने ऐसी गलतियां ही की है। और रूपल बहू, तू भी अच्छे से सुन ले, अब से मैं मुन्ना को संभालूंगी, लेकिन बहुत कम संभालूंगी, क्योंकि मुन्ना तेरी भी जिम्मेदारी है और उसकी माँ होने के साथ साथ तू इस घर की बहू भी है। इसीलिए तुझे अनु बहू के साथ साथ घर के कामों में बराबरी से हाथ बटाना होगा।
समझी कि नहीं? क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। और इस बार तेरा कोई नाटक नहीं चलेगा। और इस तरह अंत में कौशल्या अपनी लाडली छोटी बहू रानी को उसके बुरे व्यवहार की सजा दे ही देती है और रूपल सर पकड़कर रह जाती है और साथ ही अनु बहू के साथ प्यार और इज्जत से पेश आती है। कार्तिक और रितु दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। रितु शहर में रहने वाली एक अनाथ लड़की होती है, वही कार्तिक का परिवार गांव में रहता है और वो शहर में रितु के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रितु, लेकिन हम दोनों कब तक ऐसे लिविंग में रहेंगे? हम दोनों को अभी शादी करनी चाहिए ना। अरे नहीं कार्तिक, हम दोनों साथ में तो रह रहे हैं ना, खुश है एक दूसरे के साथ में, और हमें क्या चाहिए? और होता ही क्या है शादी में, दो लोग साथ ही तो रहते हैं। लेकिन रितु, अगर मेरे घर वालों ने शादी की बात छेड़ दी तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? डोंट वरी कार्तिक, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है, सो जस्ट चिल। और वैसे भी मुझे ये फैमिली ड्रामा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। सास ननद, जेठानी देवरानी, ओ गॉड, एक बार शादी होने के बाद एक लड़की पर कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। फिर एक दिन, ओफो रितु, तुम आज फिर से मैगी बना रही हो। यार पक गया हूं मैं मैगी खा खा कर। कुछ अलग बनाना क्यों नहीं सीखती तुम? देखो कार्तिक, बैठे बैठे महाराजा की तरह फरमाइशें मत करो। और रही बात मैगी बनाने की, तो मुझे सिर्फ यही आता है, और तुम्हें कुछ और खाना है तो तुम खुद सीख लो ना। अब जाओ, बाकी के काम निपटाओ। मुझे जो आता है मैं वही बनाऊंगी। यहाँ पर तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करने का ठेका नहीं उठाया है मैंने। और हाँ, अभी मैगी खाने के बाद सारे बर्तन आज तुम्हें धोने हैं, समझे तुम? लेकिन रितु, चुप रहो कार्तिक, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब जाओ, जाकर अलमारी साफ करो। पूरे कमरे में गंद फैला कर रखा है तुमने, वो जाकर सफाई करो। दोनों में रोज छोटी छोटी बातों पर लड़ाई और नोकझोंक होती ही रहती है। आस पड़ोस वालों को उन्होंने ये कहा होता है कि वो दोनों शादीशुदा हैं। फिर एक दिन दरवाजे पर एक पड़ोस की औरत आती है। आप कौन? अरे मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, स्वर्णा। जी बोलिए झरना आंटी, आई मीन स्वर्णा आंटी। अरे आज हमारी सोसाइटी में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है, इसीलिए सारी सुहागन औरतों को बुलाया है। तुम भी तो एक सुहागन औरत हो ना, इसीलिए तुम भी आ जाना। आओगी ना? मैं और सुहागन? और नहीं तो क्या। अरे तुम लोगों की शादी हो गई है ना, अब मंगलसूत्र ना पहनना और सिंदूर ना लगाना, ये तो आजकल की लड़कियों का फैशन बन गया है। लेकिन कम से कम हल्दी कुमकुम तो कर लो बेटा। जरूर आना कार्यक्रम में। ठीक है आंटी जी, मैं आ जाऊंगी। ओके चलो बाय। और एक बात, अरे सुनो तो। बाय बाय आंटी जी। रितु दरवाजा बंद कर लेती है और वो उस कार्यक्रम में जाती ही नहीं। फिर एक दिन आधी रात को अचानक से उसके घर की डोरबेल बजती है और रितु और कार्तिक दोनों बहुत डर जाते हैं। कार्तिक, अरे कितना लेट हो गया है, अब कौन हो सकता है? रितु, तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ कौन है। फिर कार्तिक दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहां पर उसके पापा लखन आए हैं। बाबूजी, नमस्ते बाबूजी। आप, वो भी यहाँ लग गए रे। क्या हुआ कार्तिक, कौन है बाहर? ये लड़की कौन है कार्तिक बिटवा, जल्दी बता हमका। बाबूजी, वो ये मेरी अच्छी दोस्त है। क्या? ओ नो, ये तुम्हारे पापा है? हाँ, मैं इसका बाप हूँ। लेकिन ये यहाँ पर का करत रही लल्ला, वो भी आधी रात में? यह सब का चल रहा है? बाबूजी,
बाबूजी वो ये ना। बाबूजी, दरअसल हम दोनों ने शादी कर ली है, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन जल्दबाजी में हमें ये कदम उठाना पड़ा। मैं एक अनाथ लड़की हूं ना, और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए कार्तिक ने मुझसे शादी कर ली। हाँ बाबूजी, सॉरी बाबूजी। अरे का सारी, तोहरे सारी की तो ऐसी की तैसी। अरे मूर्ख, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई तूने? तोहरा के तनिक भी शर्म नहीं आई का? तोहर माई और बहनिया को पता चलेगा तो ओ लोगों को कैसन लगेगा? नालायक कहीं का। मैं जानता हूँ बाबूजी, मैंने आपको और माई को नहीं बताई ये बात, लेकिन मैं और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वैसे कब हुआ ये तुम दोनों का ब्याह? एक महीने पहले। हाँ, ओ तेरी का। अरे ई कहत रहा एक हफ्ता पहले, और तू कहत रही एक महीना पहले। अरे सच का है? बाबूजी, एक हफ्ते पहले हम यहाँ पर रहने आए हैं, और एक महीने पहले ही हमने शादी कर ली है। ये ऋतु थोड़ी सी भुलक्कड़ है। ठीक बा, अब जौन हो चुका है ओका तो हम लोगन बदल नहीं सकते। ओकरे खातिर अब तुम लोगों की शादी को स्वीकार कराए के बिना हमारे पास और कोनो चारा नहीं है। चलो बहुरिया, गाँव चलो अब। तोहरा ससुराल तोहार इंतजार करत रही। क्या ससुराल? नहीं नहीं बाबूजी, अगर रीतू को आप लोग गांव में लेकर जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरा खाना पीना कौन देखेगा? मुझे भी तो कोई संभालने वाला चाहिए ना। हाँ, वो बात भी है। ठीक बा, कोनो चिंता नहीं, हम तोहार माई और बहनिया को ही यहाँ शहर में बुला रहे हैं। क्या? उन दोनों के लाख मना करने के बावजूद भी लखन उन दोनों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता, और वो कार्तिक की माँ प्रकाशी और बहन कोयल को गांव से शहर में बुला लेता है। वो दोनों तो पहली बार में कार्तिक और ऋतु की शादी की खबर सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो ऋतु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेते हैं। ये कहाँ फंस गए हम कार्तिक? जिस बात का डर था वही सब हो रहा है। मुझे ये परिवार वगैरह नहीं पसंद यार। अब मैं भी क्या करूं ऋतु, मुझे भी कोई सपना थोड़ी ना आया था। ये बाबूजी तो अचानक से ही शहर में आ गए, लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने हमारा घर कैसे ढूंढ लिया। और तो और, उन्होंने तो हमारी शादी को भी स्वीकार कर लिया। पहले पहले तो ऋतु को अपने ससुराल वालों के साथ रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसे घर का कोई भी काम नहीं आता, और तो और खाना भी बनाने नहीं आता था। लेकिन उसकी सास प्रकाशी उसे तरह तरह के पकवान बनाना सिखा देती है। अरे ना ना बहू, ऐसे नहीं, दबा दबा के खोया भर, किनारा अगर फट गया तो तेल में डालते ही ये गुजिया चित्तर जाई है, समझी कि नहीं? जी माई। धीरे धीरे ऋतु को अपनी सास से ये सब सीखना पसंद आने लगता है, और वो बहुत खुश रहने लगती है। लखन भी ऋतु को बेटी की तरह प्यार करता है, और कोयल भी ऋतु के संग ननन नहीं बल्कि किसी सहेली की तरह पेश आती है, और वो दोनों खूब गप्पे लड़ाती है। भाभी, आप भी आइए ना, हम सबके साथ खाना खाइए। हाँ बहुरिया, आओ, हम सबके साथ खाना खाओ। ऐसे अकेले काहे खड़ी हो? हम सब गांव के हैं, लेकिन इतनी भी दबी हुई सोच नहीं है हमारी। जी जी बाबूजी, धन्यवाद। ऋतु और कार्तिक का रिश्ता भी अब धीरे धीरे सुधरने लगता है। वो दोनों कम लड़ाइयाँ करते हैं, और उन दोनों में समझदारी भी बढ़ जाती है। अरे ऋतु, तुम रहने दो, मैं ये कपड़े प्रेस कर दूंगा। जाओ, जाकर आराम करो। थैंक्स कार्तिक, सच में सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। मैं जिस परिवार के शब्द से इतनी चिड़चिड़ करती थी, आज उसी परिवार को सच में पाने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ पा लिया है।
मुझे तो माई, बाऊजी और कोयल तीनों से बहुत लगाव हो चुका है कार्तिक। वाह रितु, तुम्हारी मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी लव स्टोरी ये टर्न लेगी और इस तरह हम झूठ मूठ के ही सही लेकिन मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। हाँ कार्तिक, माई, बाऊजी और कोयल, उन तीनों को नहीं पता कि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि मैं उनकी बिना शादी वाली बहू हूँ, तो क्या होगा कार्तिक? निगेटिव मत सोचो रितु, कुछ नहीं होगा और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी कार्तिक की माँ प्रकाशी उनकी सारी बातें सुन लेती है और ये सब सुनने के बाद वो काफी चौंक जाती है। फिर वो उनकी सारी बातें लखन और कोयल को जाकर बताती है और सच्चाई जानने के बाद में वो दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं। ये सब हम का सुनत रही? बता कार्तिक बिटवा, ये सच है? तुम दोनों ने हम लोगों से झूठ काहे बोला? हाँ बाबूजी, यही सच है। ये सच है कि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। हाँ बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। माई, कोयल, आप दोनों भी हमें माफ कीजिए। कार्तिक तो पहले से ही मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैंने परिवार क्या होता है ये कभी महसूस नहीं किया। और मुझे ये लगता था कि जब मुझे शादी के बाद ससुराल मिलेगा तब मैं अपने परिवार का सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे उन जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर नहीं लादना था। क्या? हाँ माँ जी, लेकिन आप लोग जब यहाँ पर रहने आए तभी आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के अपनेपन में मेरे मन से, मेरे दिल से परिवार और शादी का मतलब ही बदल दिया। मुझे शादी और परिवार जैसी बातें अच्छी लगने लगी। आप लोग प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने जानबूझकर आप लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। हाँ माई बाबूजी, हमारा विश्वास कीजिए, हम उस रात डर गए थे, इसीलिए हमें आपसे झूठ कहना पड़ा कि हम शादीशुदा हैं। उन दोनों की बातें सुनकर कार्तिक के घर वाले उन दोनों को माफ कर देते हैं और समझदारी से उनकी प्रॉब्लम को सुनकर उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं। कोनो बात नहीं बिटवा, तुम दोनों ने जो भी किया वो मजबूरी में और डर के कारण किया। हाँ, इके खातिर अब हम लोग तुम दोनों की असल में शादी कराएंगे, वो भी एकदम धूमधाम से। क्यों कोयलिया? हाँ माँ, मैं तो भाई की शादी में खूब नाचूंगी। माई और बाबूजी के इस फैसले से रितु और कार्तिक बहुत खुश होते हैं और अंत में उन दोनों की धूमधाम से शादी होती है और वो दोनों आखिरकार अपनी असली शादीशुदा जीवन की खुशी खुशी शुरुआत करते हैं। रितिका एक अमीर घर की लड़की होती है, लेकिन उसे गरीब करण से प्यार हो जाता है और वो शादी करके अपने गरीब ससुराल में चली जाती है। अमीर होने के कारण रितिका में बहुत घमंड होता है और इसी घमंड के चलते वो घर में सबको दिन रात बस ताने ही देती रहती। अरे बहू, आ गई तो तेरे लिए चाय बना दो? क्या माँ जी, आप भी? आपको इतना भी नहीं पता? मैं कॉफी पीती हूँ, लेकिन ये सब क्या है माँ जी? इतना सारा खाना? अरे राशन क्या पेड़ पर उगता है क्या? किस खुशी में बन रहा है ये सब? अब आज कौन सा त्योहार है? वो बहू, आज दरअसल मेरा भाई यानी करण और तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, इसीलिए ये सारी तैयारियां चल रही है। हो गौर माँ जी, अरे आपका दिमाग क्या खराब हो गया है क्या? आपका भाई कोई नेता या कोई हीरो नहीं है, और वैसे भी वो इस घर को चलाने के लिए कोई पैसे नहीं देता, बस आ जाता है यहाँ पर ठूसने के लिए। वो तो शुक्र है कि मैं इस घर में आ गई, इसीलिए आप लोगों का खर्चा पानी चलता है, वरना करण की सैलरी में तो किसी का पेट भी ना भरे। आपके भाई के लिए इतना सारा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है,
जो हम लोग खाते वो भी वही खाएगा। इडियट पीपल। लेकिन बहू, बस अब मेरा दिमाग का दही तो आपने कर ही दिया है, अब उसकी कड़ी मत बनाइए। नॉनसेंस। सास कजरी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि रितिका के ताने ही इतने कड़वे होते हैं कि सुनकर सामने वाला चुप ही हो जाए। एक दिन करण रितिका के लिए एक नई साड़ी लाता है। ये क्या बाबा आदम की जमाने की साड़ी लाए हो क्या तुम मेरे लिए? मैं इस साड़ी को कभी नहीं पहनूंगी। इतना बोलकर रितिका उस साड़ी को फेंक देती है। रितिका, ऐसा मत बोलो, मैंने बहुत प्यार से लाई है तुम्हारे लिए ये साड़ी, और ये साड़ी तुम पर तो बहुत जचेगी। इसका कलर तो देखो, ये कलर तो तुम्हारा फेवरेट है ना। कलर पसंद हुआ तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए उस कलर का कुछ भी ला दोगे क्या? मैं नहीं पहनने वाली ये 2 टके की साड़ी। 200-300 की साड़ी लाकर तुम मुझे खुश नहीं कर सकते करण। मेरी तो जूती भी 200-300 की नहीं है। ले जाओ अपनी ये घटिया सी साड़ी को। करण को रितिका की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर अपनी गर्दन झुका लेता है। एक दिन रितिका की ननंद अंजलि देर तक पढ़ रही होती है। अरे ओ महारानी, फालतू में यहाँ की लाइट क्यों चालू रखी है? इसे बंद करो और सो जाओ। वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सी आईपीएस ऑफिसर बनने वाली हो तुम? लेकिन भाभी, कल मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ाई करनी ही होगी। अरे क्या पढ़ाई करनी होगी और क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ लिख कर? जब तुम्हें जाना तो किसी के घर ही है, शादी के बाद तो तुम वो टिपिकल बहू बनकर ही रहोगी ना। ओ सॉरी, गरीब बहू बनकर। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लाइट्स ऑफ करके सो जा। इस बहाने मेरा थोड़ा बिजली का बिल भी बच जाएगा। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे सच ही तो कह रही हो। बेवजह अपने भाई के पैसे बर्बाद कर रही हो तुम अंजलि, और कुछ नहीं। रितिका अंजलि को ताने देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रितिका अपनी सहेली की रिसेप्शन पार्टी में जा रही होती है। तभी, क्या बात है रितिका, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू करण। मैं सुंदर नहीं दिखूंगी तो कौन दिखेगा भला? मैं तो हूँ ही हुर की परी। हाँ, ये बात भी है। वैसे रितिका, मैं ये कह रहा था कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी सहेली की पार्टी में चल सकता हूँ? आज मुझे फैक्ट्री से छुट्टी मिली है और उसी बहाने हम दोनों साथ में थोड़ा वक्त भी बिता सकते हैं। क्या? मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुझ जैसे गरीब और अनपढ़ आदमी को वहां इतने अमीर और पढ़े लिखे लोगों के बीच ले जाऊं। तुम्हारी टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर ही सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और फ्री फंड में मेरी भी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक है रितिका, मैं नहीं आऊंगा। रितिका किसी को ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। एक दिन अंजलि को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं। तभी, रितिका बहू, आज मेरी अंजलि को देखने के लिए अच्छे घर के लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत जतन करने के बाद ये रिश्ता मिला है हमें। हाँ तो क्या करूं मैं? नाचू गाऊं? नहीं नहीं बहू, तुझे वो मेकअप के बारे में बहुत जानकारी है ना, इसीलिए अंजलि को भी सजा दो ना अच्छे से। ये रिश्ता पक्का ही हो जाना चाहिए। अब अगले महीने की परीक्षा के बाद अंजलि की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। माँ जी, आप क्या बचपन में सिर के बल गिरी थी क्या? आप सोच भी कैसे सकती है कि मैं आपकी इस बदसूरत बेटी की मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी? और रही बात अंजलि का मेकअप करने की, तो इसके चेहरे पर चाहे दुनिया भर का मेकअप क्यों ना लगा लो, फिर भी इसका चेहरा वैसे का वैसा ही रहेगा, एकदम सावला और बदसूरत। रितिका की बातें सुनकर अंजलि रोने लगती है। माँ, देखो ना भाभी क्या बोल रही है, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अरे सच ही तो कहा मैंने। और वैसे भी आप कोई उम्मीद मत रखिए कि अमीर लड़के वाले आपकी इस गरीब लड़की से शादी करेंगे।
वो तो आपका फटीचर बेटा खुशकिस्मत था कि मैं उसके प्यार में पड़ी और हमारी शादी हो गई, वरना उसे भी कोई घास नहीं डालता। रितिका की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहां पर करण आ जाता है। रितिका, ये सब तुम क्या कह रही हो? रोज रोज के तुम्हारे ताने सुनकर हम परेशान हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अमीर हो तो कुछ भी बोल सकती हो? रहने दे करण बेटा। नहीं माँ, आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। और रितिका, अगर तुम्हें हम सबसे इतनी ही घिन है, इतनी ही परेशानी है मेरी गरीबी से, तो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे आने से पहले यह घर मैं ही चलाता था और तुम्हारे जाने के बाद भी मैं चलाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम नहीं रहोगी तो क्या हम भूखे प्यासे रहेंगे? तुम्हारी अब इस घर में कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। क्या? हाँ, सही सुना तुमने, निकल जाओ। करण के मुंह से ये सब सुनकर रितिका चौंक जाती है, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि उसके पैसे के भरोसे ही सब लोग हैं। करण, ये सब तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो प्लीज। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ करण। माफ करना रितिका, लेकिन प्यार अपनी जगह होता है और आत्मसम्मान अपनी जगह। तुमने मेरी माँ बहन का कुछ लिहाज नहीं किया। हर बार उन्हें ताने दे देकर उनका दिल दुखाया। उनका ही क्या, तुमने तो मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। हर रोज किसी ना किसी बात पर ताने देती रहती। तुम्हें मेरी और मेरे परिवार की इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी। और जो औरत मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता और ना ही कोई रिश्ता रख सकता हूँ। मुझे माफ कर दो करण। माँ जी, अंजलि, मैंने घमंड में आकर आप तीनों को बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी किसी को ताने नहीं दूंगी। आप लोगों का कभी दिल नहीं दुखाऊंगी और आप सबके साथ अच्छे से रहूंगी। आप सबकी इज्जत करूंगी। उस दिन बेईमान ही सही, करण रितिका की माफी स्वीकार कर उसे माफ कर देता है और फिर रितिका कुछ ही दिनों में सुधर जाती है और वह सबकी इज्जत करने लगती है।